नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम महारा विधायक मारी चौपाल। बादशाहपुर में है, भांगरौला गांव में ये चौपाल लगी है। अब मैं देख रहा था कि जब मंत्री जी आ रहे थे तो भांगरौला गांव के लोग उन पे फूल बरसा रहे थे और गुलाब तो जबरदस्त बरसाया। अब मैं वहां खड़े होकर के ये देख रहा था कि गुलाब, उसकी पंखुड़ियां, उसके फूल तो भांगरौला गांव के लोगों ने ले लिया। अब मेरे पास सिर्फ नीचे वाले कांटे रह गए हैं। तो मंत्री जी का हम स्वागत करेंगे। वैसे भी जो लोग मुझे देखते हैं उन्हें पता है कि मेरे पास सिर्फ नीम के पत्ते और करेले का जूस होता है। वैसे भी नेताओं के लिए ठीक है, ब्लड प्रेशर, शुगर सब कंट्रोल में रहेगा। तो एक हम छोटी सी प्रोफाइल चला रहे हैं और उसके बाद मंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। आज मारी चौपाल में आ रहे हैं बादशाहपुर हलके से मारा विधायक राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में राव नरवीर सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 60,000 से अधिक वोटों से हराया था। राव नरवीर सिंह राजनीतिक घराने से आते हैं। उनके पिता स्वर्गीय महावीर सिंह यादव कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और उनके दादा स्वर्गीय राव मोहर सिंह यादव भी विभाजन से पूर्व पंजाब में एमएलसी रह चुके हैं। राव नरवीर सिंह पहली बार साल 1987 में जाटूसाना से विधायक बने थे और हरियाणा सरकार में मात्र 25 वर्ष की आयु में गृह मंत्री पद की जिम्मेदारी निभाई थी और सबसे कम उम्र में मंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया था, जो आज तक कायम है। 2014 से 2019 तक हरियाणा सरकार में मंत्री रहने के बावजूद 2019 के चुनाव में राव नरवीर सिंह को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद 2024 में पार्टी ने एक बार फिर उन पर विश्वास दिखाया और जीत हासिल करने के बाद उन्हें कैबिनेट में भी जगह दी। आज मारा विधायक मारी चौपाल में बादशाहपुर के विधायक राव नरवीर सिंह से होगा उनके काम का हिसाब किताब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बादशाहपुर से बीजेपी विधायक राव नरवीर सिंह का। तो आज मारा विधायक मारी चौपाल में बादशाहपुर से विधायक हैं राव नरवीर सिंह जी, जो हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जनाब। मैं ये देख रहा था कि 5 बार पार्टियां बदली आपने। 87 में लोकदल से चुनाव लड़े, 91 से कांग्रेस से, 96 में हरियाणा विकास पार्टी, 2000 में बीएसएसपी, 2005 में बीजेपी, 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस, 2014 में फिर बीजेपी, 2024 में फिर बीजेपी। तो ये पार्टियां बदलने का शौक है या राजनीतिक मजबूरी है? ना, शौक तो किसी को भी नहीं होता, पर कई बार राजनीतिक मजबूरियां हो जाती हैं, इसलिए दल बदलना पड़ता है। 2014 में भी आप जीते थे बीजेपी से ही जी। 2019 में आपको टिकट मिला नहीं, क्या वजह हो गई थी? बस राजनीतिक जीवन में यही गलती करी कि 19 का चुनाव नहीं लड़ा मैंने। आज तक ऐसा नहीं हुआ। 1932 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान था तब से चुनाव हो रहे, और मैं तो जन्म तो 61 का है, लेकिन तब से ऐसा नहीं हुआ परिवार ने चुनाव ना लड़ा हो। तो एक 2019 का चुनाव है जो भाजपा ने मुझे चुनाव में नहीं टिकट दी, मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। नहीं, आज तक ऐसा परिणाम चाहे कुछ भी हो, वो जनता के ऊपर, जनता किसी को हराए किसी को जिताए। लेकिन हमारा परिवार राजनीतिक परिवार है और राजनीतिक आदमी का काम ये होता है कि वो चुनाव लड़े। बस 2019 में चुनाव नहीं लड़ पाया। तो आदमी को जैसे बुखार होता है जी। तो फिर टेस्ट वेस्ट करवाता है, ब्लड टेस्ट है ना, यूरिन टेस्ट, फलाना टेस्ट, तो पता चलता है कि बुखार क्यों हुआ। जी। तो 2019 वाला पता चला कि
नहीं, 2024 में भी मेरी बड़े सीनियर लीडरों से मुलाकात हुई। मैंने 2024 पे तो मैं आता हूँ आपकी दबंगई पे। हाँ। 2019 में पता चला था कि ना, आज तक नहीं पता लगा। कौन सा बुखार हुआ अरे था। 2025 समाप्त होने को मुझे आज तक पता नहीं लगा मेरी टिकट क्यों काटी। मतलब आप तो ऐसा मत बोलिए कि आपको पता ना चला हो कि 2019 में, जैसे मैंने कहा ना कि जब आप इस गांव में आए तो लोगों ने आप पे फूल बरसाया, अब मेरे पास सिर्फ कांटा रह गया। जी, तो 2019 में वो कौन से लोग थे जो आपसे बहुत मोहब्बत मैं- करते थे? देखो, राजनीति में दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं, और राजनीतिक गोटियां एक शतरंज की तरह होती है। कभी किसी की चाल चल जाती, कभी किसी की चाल चल जाती। मैं उनका बुरा भी नहीं मानता कि सब आदमी विरोधी तो विरोध का काम करेंगे, तो उनकी चल गई, उन्होंने टिकट कटवा दी। तो ये मजबूरियां होती है कई बार राजनीति में ना। 2024 में आपने तो जबरदस्त दबंगई दिखाई, नहीं, मंच से खुलेआम चैलेंज शशि किया। जी, मैंने अरे मैं नहीं- तो लगातार फॉलो कर रहा था, मैं तो आपको पता है पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ। यहाँ से लेके वहां तक वो दबंगई दिखाई कि या तो टिकट दे दो वरना कांग्रेस वाले मेरे घर के बाहर दरवाजे पे खड़े हैं। नहीं शशि जी, मैं 2019 का चुनाव नहीं लड़ा, और 19 के बाद मैंने शायद 16 दिसंबर 2023 को मैंने चुनाव प्रक्रिया अपनी शुरू की। जी। और पहला मेरा गांव था धनकोट, बड़ा गांव है, 5000 के आसपास वोट है। और एक ऐसा गांव विधानसभा में और शायद जिले में भी हो जिसमें सभी धर्मों के लोग और 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। जब मैंने वहाँ मीटिंग करी तो उस दिन ही मेरी तसल्ली होगी कि भाई तुझे लोग एमएलए बना रहे, कि वहाँ भारी भीड़ आई। तकरीबन नए सरपंच पुराने सरपंच सब इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि भाई हम बादशाहपुर में नरवीर सिंह को देखना चाहते हैं। मैं तो उस दिन ही एमएलए अपनी तरफ से दिल में मान बैठा था। उसके बाद जैसे जैसे गांव में घूमा तो गांव में लोगों ने रिस्पॉन्स ठीक दिया, ये जनता बैठी है और लोग गांव के किसी में चले जाओ आप। तो उन्होंने कहा कि हम भाई नरवीर सिंह को एमएलए बनाना चाहते हैं। तो फिर मैं क्यों रुकता कि भाई मैं 19 की तरह आपके घर नहीं बैठूंगा। मैंने कह दी भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव मेरा परिवार चुनाव लड़ने वाला है, मैं 19 की तरह घर नहीं बैठूंगा, आपके चुनाव लड़ूंगा। पार्टी में बीजेपी में था तो पार्टी ने फिर बुला के टिकट दे दी कि भाई नहीं हम टिकट दे रहे, ठीक है मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मतलब आपने इतने गुलाब के फूल फेंके पार्टी पे कि विवश हो गई पार्टी कि भाई नरवीर जी को ढूंढो, कहाँ हैं, बुलाओ। पार्टी तो ऐसे ऐसे लोगों को बड़ा भाई हमेशा मोटा लेके भाई आती, सब भाई से मिलवाया आपको। सभी पार्टियां ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आती जिनका जनाधार होता है, ये अकेले भाजपा का नहीं है। जब मेरा क्राइटेरिया बना, मेरी सर्वे रिपोर्ट कही गई तो उन्होंने कहा कि नरवीर सिंह जीत रहा है, तो पार्टी ने मुझे दे दिया। 1987 में 25 साल की नहीं, उम्र 26 साल का 26 साल 25-26 सबसे कम उम्र के मंत्री बनने का भी अब तक का है आपका रिकॉर्ड। सरकार किसी की बने, मुख्यमंत्री कोई हो, अगर राव नरवीर सिंह जीतकर चंडीगढ़ पहुंच गए तो मंत्री बनना तय है। हाँ, ये ये कौन सा फॉर्मूला है आपके पास? कुछ अपने मित्रों को ही बताइए। मेरी किस्मत- कई लोग बहुत मतलब बुढ़ापे में आ गए, अब तक मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। ये जो आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बता दीजिए उन लोगों को भी। बताने की कुछ नहीं, ये सब भाग्य से मिलता है। ये ठीक है कि मैं 4 बार एमएलए गया बना और 4 बार विधानसभा में बाद में गया, पहले राजभवन गया हूँ। ये सब किस्मत का खेल है, आदमी पहले आकलन करे या कोई इसका जुगाड़। मतलब कोई फॉर्मूला होगा किसी की, वो कहते हैं ना कमजोर नस, नहीं, कुछ का ये राजनीति में देखो, राजनीति में कमजोर नस नहीं होती। अब तो जब से एंटी डिफेक्शन लॉ आया तब से राजनीति में उछल कूद ही बंद हो गई। मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, पहले हम इधर उधर भाग लिया करते, मुख्यमंत्री भी डरता था कि यार ये कहीं ज्यादा एमएलए इकट्ठे कर ले हमारे साथ। अब वो तो सिस्टम ही खत्म हो गया। अब तो 2/3 मेजोरिटी होगी तो सरकार टूटेगी, तो वो तो किसी प्रदेश में आप सोचना भी मत। तो बस ये मेरी काबिलियत लगा लो कि भाई सरकार चाहती है कि इसके उपयोग किया जाए इसका, तो इसलिए मुझे वजीर आपने बनाते भी हैं। कहा ना कि मेरे किस्मत में भाग्य में, तो जब आप बोल रहे थे तो मैं आपकी उंगलियां देख रहा था। हमने देखा कि एक भी अंगूठी से अंगूठी है नहीं, वरना मैं पूछ लेता कि ये कौन सी अंगूठी पहनने से, कौन सा पत्थर पहनने से मंत्री वाली कुर्सी गाड़ी वो सब मिल जाता। वही तो मैं देख रहा था कि मैं है एक नहीं। बार चौटाला साहब के साथ भी मिनिस्टर रहा हूँ, तो चौटाला साहब लगातार 2-3 बार हटे कुछ दिनों में, तो उनने 10 अंगुली अंगूठे में भी अंगूठी पहन रखी थी, तो मेरी उनसे नजदीकियां भी थी। तो जब वो हट गए दूसरी बार, तो उन्होंने आके वो अंगूठियां काटी। सबसे पहले तो वैसे शाहजहां रोड पे रहते थे, राज्यसभा के मेंबर थे, चीफ मिनिस्टर भी बन गए थे, लेकिन वो कोठी छोड़ी नहीं थी। तो वहाँ आए दिल्ली में ये फैसला हुआ, तो उन्होंने पहले तो अंगूठी निकाल के फेंकी कि यार अंगूठियों ने मार दिया मैं।
तो इन गुठियों में कुछ ना साहब, ये सब नसीबों में गुठी पहनने से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं पहनता। आप अभी भाषण भी दे रहे थे, सब जगह बोलते भी हैं कि मुझे पहले ही था कि हाँ, मैं बनूंगा, जीत है ना आपकी हो जाएगी। जी। जरा एक सज्जन है, बहुत अच्छे से आप उनको जानते हैं, जरा उनको सुनवाता हूँ आपकी जीत को लेके वो क्या कह रहे, सुनिए। कि वो विधायक जनता की वोटों से नहीं बने हैं, वो विधायक वोट चोरी के माध्यम से बने हैं, सत्ता की चोरी के माध्यम से विधायक और मंत्री बने हैं। ये वर्धन यादव हैं, आवाज तो पहचान ही गए होंगे अच्छे जी, से, जी, है ना? जी, जी। तो ये कह रहे हैं ये सब बीजेपी वाले जो है ना, मतलब कई लोग तो मजाक में ये कहते हैं कि चुनाव कोई लड़े, सरकार बीजेपी को ही बनानी है, चुनाव कोई लड़े, जीतना बीजेपी को है। राहुल गांधी भी वोट चोरी की जब बात कर रहे थे तो बादशाहपुर का भी जिक्र कर रहे थे। देखो, मैं अब किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन ये नरवीर सिंह का आरोप नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान की जनता, और जब बादशाहपुर का नाम लिया तो बादशाहपुर जनता का भी अपमान है कि मैं वोट चोरी से बना हूं। ये गांव बैठा है, गांव में पहले ही पता लग जाता है कि इस कैंडिडेट की इस गांव में इतनी वोट है। ये इतने समझदार हैं, 10-20 वोट का अंतर हो सकता है किसी चुनाव में। गांव वालों से, किसी एक आम अनजान आदमी अनपढ़ से पूछ लोगे ना, तो गांव का चुनाव से 2-3 दिन पहले बता देते हैं कि इस गांव में इस प्रत्याशी की इतनी वोट है। मैं माइक पे आपके कैमरे के आगे कह रहा हूँ, उस 10-5 वोटों का परसेंट नहीं, 10-5 वोटों का फर्क पड़ता है। क्या मैं 60-70 हज़ार की वोट चोरी कर सकता हूँ? और एक बात, यदि नरवीर सिंह चोरी कर सकता है या हरियाणा सरकार चोरी कर सकती है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो सबसे बड़े हैं आज के दिन। उनकी 240 सीट क्यों आती? वो भी तो 272 से ऊपर लेकर आते, बहुमत की सरकार बनती। जहां जहां कांग्रेस जीतती है वहां वोट चोरी नहीं होता। मैंने विधानसभा में भी, आपने शायद सुना हो नहीं सुना, मैंने वहां भी कहा कि कांग्रेस की वोट खिसक गई, आम जनता कांग्रेस से नाराज हो गई, इसलिए लोग अब ये कही जाएंगे। और इनका बहाना क्या है साहब? बहाना यही कि वोट चोरी हुई। मेरे यहाँ 75,000 वोट चोरी हुई। 3 दिन बाद राहुल गांधी के बाद कप्तान अजय सिंह यादव रेवाड़ी में कह रहे 35,000 वोट चोरी होगी, क्योंकि वो 32,000 से हारे हैं, 32,000 कुछ से। जहां जहां विधायक कांग्रेस का जितनी वोटों से हारा, उससे 4-5 हजार फालतू बता देते। मेरे तो 15,000 फालतू बताए कि मैं 75,000 वोट चोरी करी, क्योंकि ये 60,700 के आसपास से हारा है। तो ये प्रजातंत्र में इन लोगों का अपमान है। ये कोई बीजेपी का या किसी राजनीतिक दल का अपमान नहीं है। ये लोगों को कहना कि वोट चोरी से बने हैं, तो जनता का अपमान इसको मैं मानता हूं कि जनता के मैंडेट को लोगों को बुरा कह रहे हैं कि आप लोगों ने वोट चोरी करी है। चोरी नरवीर सिंह अपना हाथ से तो घेरेगा नहीं। अरे वोट तो जनता ने डाली है। जनता पहले दिन से कह रही है, साल भर पहले से, कि नरवीर सिंह इतनी वोटों से चुनाव जीतेगा। तो फिर ऐसा क्या अजूबा हुआ कि मैं वोट चोरी करता? उनको पता नहीं था। मैं तो आज भी कहता हूं कि जितनी वोट मिलनी चाहिए विरोधियों को, उससे ज्यादा वोट ले गए। वो थोड़ा सा कांग्रेस का हवा थी कि लोगों के बहम था, खासतौर से मीडिया के माध्यम से, कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। यदि ये ना होना तो कांग्रेस की सीट ही कम आती और ज्यादा वोटों से हम भाई विधानसभा चुनाव के पहले सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस के लोगों में इतना उत्साह था कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी के लोग भी ये दबे खाने अंदर ही अंदर गुपचुप तरीके से, मंच से तो कोई नहीं कहता है, जिसकी जमानत जब्त होती है वो भी कहता है कि मैं जीत रहा हूं। लेकिन सब लोग, बीजेपी के भी लोग कह रहे थे कि पता नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे, संशय की स्थिति थी। मैं भी मानता हूं यह हवा थी। मैं खुद कह रहा हूं आपके सामने, चुनाव के समय में राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी करते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं। कांग्रेस के 2-3 एमएलए ने बड़ी उल जलूल बातें की। जैसे एक ने तो कहा कि भाई हम नौकरी, पहले जो 50 वोट देगा उसके घर में हम नौकरी देंगे। एक तो नौजवानों को वो बहुत बुरी बात लगी, जो मैंने अपना आकलन किया। दूसरा ये कहा एक एमएलए ने, मैं नाम भी लेता हूं, शमशेर सिंह गोगी, असम से एमएलए थे, चुनाव हार गए वो। उन्होंने ये कहा कि भाई पहले तो मैं अपना पेट भरूंगा, फिर अपने रिश्तेदार का भरूंगा, फिर साथियों का भरूंगा, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। राजनीति में आप लूट खसूट करोगे तो जनता एक बार चुन देती। यदि मैं आज लूट खसूट करूं तो दोबारा जितनी जनता बैठी ना वोट नहीं देगी। आप एक आदमी से पैसा मांगो, कहावत भी है, खैर खीर खांसी खुशी बैर और मधुपान,
रहीमन छुपाए न छुपत जानत सकल जहान। ये आप छुपा नहीं सकते। कोई शराब पीने वाला आदमी यूं कह देगा मैं शराब नहीं पी रहा हूं, दूसरा ही बता देगा कि आपने पी रखी, भाई तुझे बताने की जरूरत क्या है। यदि आदमी राजनीतिक जीवन में आप करप्शन करोगे तो एक आदमी नहीं दूसरा आदमी ये कहेगा जरूर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे को कोई नहीं कह सकता नरवीर सिंह पैसे लेता, इसे लोग चुनते और ये मेरे विरोधी भी कहेंगे। हाँ, मेरे विरोधी बहुत ज्यादा वोट मेरे विरोध में अब के तो कम गई है, मैं 51% वोट ली, लेकिन आधे लोग तो मेरे 49% तो खिलाफ थे। उनसे भी पूछ लो, ये आरोप नहीं लगाएंगे कि नरवीर सिंह पैसे लेता। राजनीति में स्वच्छ छवि रखना ये व्यक्तित्व के हाथ में है। चलिए हम बादशाहपुर पे आ जाते हैं, क्योंकि ये मारा विधायक और महरी चौपाल, तो बादशाहपुर का जिक्र होना चाहिए और यहाँ की समस्याओं पे भी बात होनी चाहिए। जरा एक सज्जन है, आपके भतीजा ही लगेंगे, मिलन दौलताबाद नाम है, जरा वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे, जरा सुनिए। नेताजी से मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनने अपनी कई स्पीचों में ये बोला था कि 30 लाख लोग हैं गुड़गांव में और 4 अस्पताल वो बनाएंगे। तो अब समय आ चुका है, आप बनाए, लोगों की मदद करें। इसकी बहुत चर्चा हो रही है। जब हमारी टीम बादशाहपुर इलाके में आपके इंटरव्यू के पहले जब घूम रही थी रिसर्च के लिए, तो कई लोगों ने अस्पताल का जिक्र किया और मिलन भी ये बात कर रहे हैं, उसके बारे में क्या अपडेट है? मैंने अभी मंच से कहा है कि जो जो लोगों ने इच्छाएं व्यक्त की थी भाजपा की सरकार बनेगी वो सारी पूरी होंगी। और अभी मैंने ये भी कहा कि हमारी सरकार अब शुरू हुई, समझो आप। हमने यहाँ गुड़गांव में एक बहुत सालों से मैं ही उसका डिमोलिशन का ऑर्डर एज पीडब्ल्यू मिनिस्टर करके गया था पुराने अस्पताल का, लेकिन पिछले 5 सालों में नहीं रहा तो उसकी कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ 700 बेड का हॉस्पिटल बनाने की कही तो मैंने उसमें मना करी कि नहीं, सरकार 700 बेड नहीं बनाएगी, वो कंजेस्टेड एरिया है शहर के बीच में, इतने लोग 700 बेड का बनाओगे, मरीज भी होंगे, मिलने वाले भी होंगे, तो इसको बाइफर्केट करके आप 3-4 जगह 200 बेडों का हॉस्पिटल बना दो। गुड़गांव बड़ा हो गया, एक जगह नहीं बनना चाहिए। पर वो कई राजनीतिक वो भी होते, कारण भी होते हैं, तो वो ना करके कि 400 बना दी। तो मैंने कहा चलो 400 बना दो। तो अभी 5 साल की सरकार है, आप ये चाह रहे हो कि नरवीर सिंह पहले दिन काम कर दे, ऐसा नहीं होगा। अभी हम एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल इस 2026 में मानेसर में शुरू करेंगे। एक 8.5 एकड़ जमीन पड़ी है बादशाहपुर में, उसका 26 में ही शुरू करेंगे। एक जगह और बना देंगे, चौथा ही बनी रहा, जिसका हो गया 4 हॉस्पिटल। और 4 हॉस्पिटल की ये बीजेपी ने नहीं कही, ये नरवीर सिंह ने कहा था लोगों को कि 4 हॉस्पिटल बनाएंगे, 4 सब्जी मंडी बनाएंगे, सरकारी स्कूलों की हालात सुधारेंगे। मैं आपको भी निमंत्रण देता हूँ, मेरा गांव पड़ता है, एक जाट बिरादरी का गांव है बजगेड़ा कोने में, दिल्ली बॉर्डर के साथ। मैं एक वहाँ सरकार का पैसा नहीं लगवाया, प्राइवेट तौर पे पैसा लगवा रहा हूँ। 8.5 करोड़ रुपए का। हरियाणा में वैसा स्कूल नहीं मिलेगा, 4-5 महीने में तैयार हो रहा है। ऐसा ही पूरे हरियाणा, अपने बादशाहपुर गुड़गांव जिले में जिस स्कूल में जितने कमरों की रिक्वायरमेंट है, कहीं बाथरूम टूटे पड़े, कहीं पानी की कमी है, मैं कह रहा हूँ कि नरवीर सिंह उन सबको ठीक करवाएगा। जिस जिस कमरे में जो जो चीज़ों की जरूरत है, डेस्क की जरूरत है, ब्लैक बोर्ड की जरूरत है, पानी की जरूरत है, आरओ की जरूरत है, मैं कह रहा हूँ कि हम तकरीबन ये काम 2026-27 में पूरा कर देंगे। मतलब अगले चुनाव में जब आप जाएंगे तो गुड़गांव, मानेसर, बादशाहपुर के लोग 4 अस्पताल देख, ईश्वर न करे कि किसी को अस्पताल में जाने की नौबत आए, लेकिन पता नहीं होता है कब किसको जाना पड़े। देखो, मैं नहीं, हो सकता है पूरे ना हो पाए, लेकिन शुरू करवा दूंगा, ये मैं कह रहा हूँ। कुछ बन के तैयार हो जाएंगे और कुछ शुरू होते पाएंगे। तो मतलब है कि काम शुरू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। ठीक है। बादशाहपुर में जब हम घूम रहे थे तो कई इलाकों में धनवापुर गांव है, वहां पे लोगों ने जल जमाव के बारे में कहा कि बहुत बुरी स्थिति है अंडरपास में। हाँ, और विधायक जी जब नरवीर सिंह जी जब आपके कार्यक्रम में आए तो उनसे जरूर पूछिएगा। बसई गांव में सड़कें टूटी हुई हैं, वहां के लोगों ने कहा कि ये मसला जरूर पूछिएगा। और जल भराव से जीना मुश्किल है। पालम विहार, सेक्टर 9, सेक्टर 10, हर तरफ हालत बहुत खराब है। ये जब हमारी टीम घूम रही थी तो ये सारे मसले उठ करके आए। लोगों ने कहा कि जरूर पूछिएगा उनसे कि इस बारे में क्या सोच रहे हैं।
देखो, जल भराव गुड़गांव की एक मेन समस्या थी, और 2016-17 में जब मैं पहली बार सरकार बनी और मैं मिनिस्टर था, तो उस टाइम हीरा होंडा चौक पे जाम लगा और पूरा इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको कवरेज दी। 2 दिन तक हाईवे बंद रहा। उस समय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुखिया थे, और उन्होंने मुझे रात को 11 बजे टेलीफोन किया कि राव साहब इस पानी का कोई इंतजाम करो। तो मैंने हिंदुस्तान में पहली बार जो खानसा गांव उसमें ज़मीन अखबार करी, उनको पैसे दिए, और उन पैसे जो उनके टूटे फूटे मकान थे उसकी पीडब्ल्यूडी असेसमेंट करा के पैसे दिए, और कब्जे पे पैसे दिए ज़मीन के, उनको प्लॉट दिया उतना ही। ये काम किया, और आज हीरो होंडा चौक पर जाम नहीं भरता। अब हम लेग 1, लेग 2, लेग 3 जिसको पानी की ड्रेन बोलते हैं, हमारा एक ड्रेन पे काम रह रहा है जो बादशाहपुर ड्रेन वाटिका चौक से SPR पे आ रही है। मैंने अभी 3 दिन पहले भी उस ठेकेदार को चंडीगढ़ बुलाया था, यहाँ भी GMDA की मीटिंग पिछले हफ्ते करके गया था कि मुझे जून से पहले कि जुलाई में बारिश आ जाती है, इन सारी कनेक्टिविटी को, पानी को ठीक करो। मैं फिर भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 70-75% पानी इस बार नहीं भरेगा, ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है। मतलब जो हर बार ये सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री, गुड़गांव जो है, गुरुग्राम, ये हरियाणा का ताज है, NCR का इलाका है, इतना पॉश एरिया माना जाता है, बावजूद उसके हल्की सी बारिश हुई और उसके बाद सोशल मीडिया पे, टीवी पे चलेगा कि ये देखिए जी 25 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। क्यों लग गया? वाटर लॉगिंग की वजह अरे शशि जी, नहीं, आप एक छोटा सा एक्सीडेंट सड़क के ऊपर कर दो, हाईवे के ऊपर, इतना ही लंबा जाम लग जाएगा। ये कहने की बात पानी का। हिंदुस्तान में एक भी शहर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में, जहां 50 mm से ज़्यादा बारिश 1 घंटे में पड़ जाए और जल भराव ना हो। ये 2 समस्याएं, जल भराव अलग, जल निकासी अलग। जल भराव तो परमात्मा की मेहरबानी है, कोई 50 mm गिर दे, 100 mm गिर दे, 20 mm गिर दे, 50 mm तक गुड़गांव में पानी नहीं भरता है। यदि 113-127 mm 2 घंटे में बारिश पड़ जाएगी तो जल भराव होगा। ये गुड़गांव नहीं, आगे भी हम सारा इंतजाम कर देंगे जो आधा घंटे के बाद पानी साफ होगा। लेकिन हम व्यवस्था कर रहे हैं, और एक दिन व्यवस्था नहीं होती। अभी मनोहर लाल जी आए थे, हमने अभी एक नई ड्रेन और बना रहे हैं, जो हमारा जो सारा पानी छावला ड्रेन में जाता है गुड़गांव का, और ये हमारा पूरा इलाका 2-2.5 एकड़ में खेड़की माजरा के आसपास भर जाता है। हमने कहा सारा पानी डाइवर्ट करके हम इधर ही क्यों लाएं? तो हमने वो चेक किया तो ढलान सोना की तरफ भी है। हम इसको हाजीपुर के पास हमारी गुड़गांवा ड्रेन जाती है, उसका प्रपोजल बना रहे हैं। महकमे को कह दिया जल्दी से जल्दी DPR तैयार करो, और मनोहर लाल जी ने कहा कि वो अर्बन मिनिस्टर भी हैं देश के, कि भाई 2000 करोड़ रुपए हमने कहा कि आप दो, तो उसकी हम लाइन कर रहे हैं। हमारी ज़मीन पहले ही है, मैंने एक वो परमिट लाइन पर रोड बनाई थी जो यहीं खेड़ की दोला से वहाँ तक सिलानी तक जाती है। मैंने कहा ये 66 फुट की लाइन है, इसी पे एक 20 फुट चौड़ी हम ड्रेन बना के पानी वहीं ले जाएंगे, ताकि आने वाले समय में आधा पानी जो हम इसमें भेजते हैं और दिल्ली में जाता है जमुना को, जमुना से उधर होटल के पास जमुना में चला जाएगा। ये प्रोग्राम है, लेकिन ये 2-3 साल लगेंगे, कोई एक दिन का काम नहीं। लेकिन सरकार इस मामले में गंभीर है और चिंता का विषय है। लेकिन ये छोटे छोटे जो काम है, जो नाले रुकते थे, हमने अब सफाई करवाई है। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने बरसात से पहले पिछले दिनों ड्रेनेज की सड़कों के पास जो नए सेक्टर बने, उनकी ड्रेन में से पत्थर उठवा के देखे, वो 4 फुट चौड़ी, 8 फुट गहरी और ऊपर तक भरी हुई थी, कोई देखने वाला ही नहीं था। हमने वो सारी साफ करवाई है। अब नए सेक्टरों में कम पानी भरता, लेकिन साहब अधिकारी जब तक आप सही ना देखोगे ना, तब तक अधिकारी भी काम ना करते। और मैं कह सकता हूँ कि पिछले 5 सालों में गुड़गांव में काम नहीं हुए। अब अधिकारी भी ठीक है, बीजेपी JGP की ही सरकार थी, दोनों आपकी ही थी सरकार, दोनों BJP की सरकार थी। लेकिन जब साथी मिल जाता है, सहयोगी होता है, तो सहयोगी की भी माननी पड़ती है, वरना सरकार चली जाए। तो इसलिए थोड़ी साझे का काम में तो कहते हैं ना लोग, हमारे बड़े तो बूढ़े भी बात करते हैं, या तो हमारे भादों का घाम या हमारे साझे का काम, हमारे कहावत है। तो वो साझेदारी की सरकार थी, उसी प्रकार काम चला। तो मैं ये मानूं कि हरियाणा सरकार के वर्तमान मंत्री ये कह रहे हैं कि जो पिछला 5 साल था टेन्योर, जिसमें JJP के साथ आपकी सरकार चल रही थी, क्योंकि नंबर्स नहीं थे तो गठबंधन की सरकार थी, तो डेवलपमेंट का जो रफ्तार, उतनी रफ्तार नहीं, जो रफ्तार होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई JJP की वजह से। जो 14 से 19 में हरियाणा में गुड़गांव रफ्तार थी, वो 19 से 24 के बीच में धीमी पड़ गई। और इसका जिम्मेवार
उसका जिम्मेवार जनता है कि जनता ने पूर्ण बहुमत ना दिया। यदि 5 सीट और दे देती तो हमारा बहुमत आ जाता। मतलब और ठीक है। साझेदारी काम है तो सब बुजुर्ग लोग भी तो कहते हैं मतलब डेवलपमेंट की रफ्तार में जेजेपी रोड़ा थी, इसका मतलब। जी मैं मानता हूँ थी, और उनके पास इतने महकमे थे और हरियाणा की जनता ने उनके महकमों का काम भी देखकर उसका परिणाम भी दिया उनको, क्यों वे शून्य पे आ गए। और जितनी वोट नरवीर सिंह ने एक विधानसभा में ली है उतनी सारे जेजेपी ने हरियाणा में नहीं ली। ये ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी और ये सब महकमे थे उनके जब पास। मैं कह रहा हूं मैंने अकेले ने एक विधानसभा में जितनी वोट ली, जेजेपी ने पूरे हरियाणा में 90 विधानसभाओं में इतनी वोट नहीं ली। ये उनका जनता ने परिणाम भी दिया। मतलब आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने दबे जुबान में ये बात कही कि जो पिछला टेन्योर था उसमें डेवलपमेंट की रफ्तार कम थी और उसकी वजह जेजेपी थी। हाँ, और उसका परिणाम भी उन्होंने भुगता। और साझे के काम में सब ऐसे ही चलता है। एक और गुड़गांव, बादशाहपुर, मानेसर के लोग परेशान हैं, और ख़ास करके जब ठंड का वक्त आ जाए, ठंड के मौसम में, वो है पॉल्यूशन। इसके पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपकी ही आवाज़ इस चौपाल में आपको ही सुनाना चाहता हूँ। बिहार गए हुए थे आप, ज़रा सुनिए। मैं ये कह सकता हूं कि मेरी गुड़गांव में रहने से 10 साल उम्र कम हो गई है। करवा चौथ ने 1-1 घंटा तक चांद ना दिखे। हाँ, सितारों की तो बात छोड़ दो। तो ये माहौल हो गया हमारा। भाई कौन सुधारेगा इसको? अरे आने वाली नस्लों का कोई उम्र नहीं रहेगी। मेरी 10 साल कम होगी, जो आज के बच्चे जो 5-7 साल के, आने वाले समय में ना इनकी उम्र का कोई अंदर कितनी बीमारियां लग जाएंगी। मैंने गलत तो नहीं कहा ना, मैं मंत्री हूं पर्यावरण का। हाँ। मैं बात कह रहा हूं, इसीलिए तो आपको ये आपकी आवाज सुना रहा था सार्वजनिक तौर पे कि कह रहा हूं। अगर हरियाणा सरकार में पर्यावरण मंत्री ही अगर भगवान भरोसे हो जाए, नहीं। तो बताइए हम जो इतने लोग नहीं, बैठे हुए आपने हैं, मेरी बात हमारी पूरी- हालत क्या शशि, होगी? मेरी बात- आपकी तो 10 घटेगी, हमारी तो पता नहीं 25 घट जाएगी कि 30 घट जाएगी। मेरी बात नहीं सुनी आपने पूरी। मैंने ये कहा कि गुड़गांव में रहते हुए पर्यावरण की पोल्यूशन की वजह से मेरी 10 साल उम्र कम हो गई। उससे आगे नहीं सुना। मैंने कहा जब तक मैं उस सरकार में भी मंत्री रहा हूं जिसमें शराबबंदी हमने पहली कलम से की, लेकिन 1.5 साल के बाद जनता का सहयोग नहीं मिला तो हमने शराबबंदी खोलनी पड़ी। इसीलिए जनता से मैं आग्रह करता हूं कि मैं पर्यावरण मंत्री हूं, सब कुछ एक मंत्री या सरकार नहीं कर सकती। जब तक आम जनता के, आम आदमी का सहयोग और समर्थन नहीं मिलेगा ना, ये प्रदूषण खत्म नहीं हो सकता। प्रदूषण की वजह हमारी जनता भी है। मेरा आकलन है कि 40% पोल्यूशन इस पॉलीथीन की बैग की वजह से होता है। और ये पॉलीथीन बैग, सिंगल यूज प्लास्टिक 2013 कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने बनना और बिकना हरियाणा में बैन किया। लेकिन आज भी हमारे स्टेज पे भी 2-3 पॉलीथीन आए, कोई सोल लेकर उस पॉलीथीन मारा है। हर दुकान पे, हर रेहड़ी पे, हर मॉल में पॉलीथीन मिलता है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न कोने में जाके पड़ेगा। ये तो जहां जाके गिरेगा कोई ना कोई व्यक्ति इसमें आग लगाएगा। वो वायुमंडल को सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है। वो ऊपर ही घूमता रहता है। जब बारिश आती है या ऊपर से जब ठंड आती है तो ऊपर से ओस आती है, वो ना तो उसको ऊपर उड़ने देता और ना नीचे धरती में टिकने देता, वो बीच में ही घूमता रहता है। इसलिए सर्दियों में ये आती है। दूसरा, यदि हम इसको कहीं धरती में जमा कर देंगे, गाड़ देंगे, तो ये 450 साल लगते हैं। किसी साइंटिस्ट से पूछ लेना कि एक पतला सा पॉलीथीन का बैग को गढ़ने में 450 साल लगते हैं। हमारी एक पीढ़ी 25 साल में बदल जाती है। 18 पीढ़ियां लग जाएगी इससे पतले से पॉलीथीन बैग को गड़ाने में। तीसरा, ये जो सीवर चौक की समस्या सारे शहरों में, पूरे देश में है, ये जो हमारे गृहिणी होती हैं, चाहे माँ, बेटी, बहन, चाहे मेड हो, पॉलीथीन ये पॉलीथीन का इस्तेमाल करती हैं। कचरा को, पुरानी सब्जी, कटी हुई सब्जी बांध के गांठ मार के डाल देती है। वो सीवर में जाता, ना तो पिघलता ना वो गढ़ता। वो सारे सीवर चौक का कारण भी 90% ये पॉलीथीन का बैग है। इसके अलावा एक और बात बताता हूँ जो मैंने अब नोट की। हमारे यहाँ हर शहर में नारियल पीते हम गर्मियों में, आपने पिया होगा, सब जनता पीती, मैं भी पीता हूँ। और रेहड़ियों पे, गुड़गांव में 1000 रेहड़ी लगती होगी जिसपे नारियल लगता है। हम सब नारियल कई बार तो गाड़ी में पी लेते हैं, कई बार खड़े होकर पीते हैं। वो नारियल का जो खोखा होता है, आप बताओ कहाँ जाता है? कहीं आपने कोई कूड़े में देखा? 5%।
90% जो रेहड़ी वाला है वहीं सीवर का ढक्कन खोलता और उसमें डाल देता रात को जाते टाइम, उसके वो जो ड्राम होता है उसमें डालते, हम पी के वहीं दुकान पे पिया या रेहड़ी पिया, तो वो इतना मोटा गलता ही नहीं। सीवर चौक का एक वो भी कारण है मेन। तो कारण बहुत है। जब तक जनता ठीक नहीं होगी ना, कोई भी आप नया कानून लिया कुछ लिया, इनका समर्थन इनका सहयोग बहुत जरूरी है, वरना पर्यावरण सरकार अकेले दूर नहीं कर सकती। मेरे को 14 महीना हो गए सरकार में, आज तो 14 महीने से 5-7 दिन ऊपर हो गए। 17 अक्टूबर को शपथ ली थी, आज तो 25 तारीख है, 8 दिन ऊपर हो गए। मैं कह सकता हूं कि खूब प्रयत्न के बाद मेरी और मनिंदर जी सिरसा की पर्यावरण मंत्री दिल्ली की मीटिंग हुई। मैंने कहा भाई ये क्लाउड में हमने दुबई में सुना है कि बरसात हो जाती है, आप इसको करके देखो, आपका कामयाब हो जाएगा तो हम भी कर लेंगे। उन्होंने किया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। आईआईटी कानपुर ने भी किया। तो मैं कह रहा हूँ हम अब एक जगह कहीं लागू हो जाए तो मैं तैयार हूं करने के लिए, लेकिन बिना बात का पैसा व्यर्थ सरकार का करूं वो मेरा काम नहीं है, ना मैं करूंगा। कोई रास्ता मिल जाए, ये सरकार का जो पैसा है ना मैं खर्च करके राजी नहीं। जनता का पैसा एक एक आदमी अपना टैक्स में खून पसीने की कमाई देता है, इनका पैसा बर्बाद नहीं करे। चलिए अच्छा हुआ आपने ये बताया कि पॉलीथीन है, नारियल है, और सही है जो आप कह रहे हैं। लेकिन 1-2 साल पहले तक हम लोग दिल्ली एनसीआर में जो रहते हैं तो हमें लगता था कि वो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, तो केजरीवाल साहब की वजह से ही पॉल्यूशन है। हालांकि अब मैं देख नहीं रहा हूँ, तो केजरीवाल साहब भी चले गए उधर ही कहीं, पंजाब चंडीगढ़ आजकल ज़्यादा रह रहे हैं। तो दिल्ली भी आपकी सरकार, हरियाणा भी आपकी सरकार, यूपी भी आपकी सरकार। मतलब 2 साल पहले तक दिल्ली में पॉल्यूशन होने के बाद सोशल मीडिया पे केजरीवाल मुर्दाबाद देखता था, अब तो चले गए वो। अभी गए हैं, अभी हमारी सरकार है। आप यूं समझो अगर नहीं समझे तो दोबारा आ जाएंगे। नहीं, थोड़ा समय लगेगा। एक सरकार 5 साल के लिए प्रजातंत्र में चुनी जाती है, हमारा रिजल्ट जो आएगा वो 5 साल के बाद जनता को दिखाई देगा। मैं एक और बात बताता हूँ, राजनीति में कोई चुनाव हो, यदि वोट गिरने के बाद दोबारा वोट गिरवाई जाए तो वो आदमी हार जाएगा। 5 साल के लिए जनता चुनती, 5 साल के बाद आकलन करती कि इसने क्या किया। मोदी जी ने अब के दिल्ली में चुनाव ये याद रखिएगा। मैं याद कि बीच में आपका रेस्ट पीरियड था 5 महीने का, हनीमून पीरियड था। पहले भी आप थे, अब भी आप हैं, लेकिन आपकी सरकार चंडीगढ़ में लगातार 11 साल मैं कह रहा हूं, मोदी जी ने अब का नारा दिया दिल्ली में कि हम यमुना को साफ करेंगे। तो यमुना में 11 जो लिंक है वो हमारे हरियाणा से मिलते हैं, उसमें छावला ड्रेन भी है जो हमारे, इससे गुड़गांव में 3-4 ड्रेन मिलती है। अचंभे की बात यह है कि सबसे ज्यादा प्रदूषित मेरा बादशाहपुर हल्का करता है, जिसका बीओडी में नपवाता हूं हर महीने पूरे हरियाणा की 11 का। तो उसमें सबसे ज्यादा 151 है, कहीं 40 है, कहीं 50 है, कहीं 80 है। लेकिन इस बादशाहपुर ड्रेन, ये 3 ड्रेनें हैं गुड़गांव में जो पानी छावला में छोड़ती है, एक का 120, एक का 121 और ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, और एक को 151। आहिस्ता आहिस्ता मैंने महकमे को भी कहा है कि इसका बंदोबस्त करो, एसटीपी लगाओ, सीटीपी लगाओ, कोई इंतजाम करो, चाहे आखिरी एंड पे लगाओ। लेकिन आज मैं कह दूं एक दिन नहीं बनेगा, उसको बनने में 3 साल लगेंगे साहब। ये कोई है तो है ना कि एकदम कोई कंक्रीट का मकान लिया और तैयार कर दिया, सब समय लगता है। मैं कह रहा हूं कि जो हम काम कर रहे हैं लोगों को नजर आए, काम कर 5 साल में उसका परिणाम देंगे कि हमने कोशिश करी। लेकिन अकेला ये लेग 1 लेग 2 3 साफ करने से प्रदूषण दूर नहीं होगा। इसमें जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी ना, कोई सरकार इसका पर्यावरण को दूर नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूं ये बात। ठीक है, एक काम जो सरकार कर सकती है, क्योंकि इस वक्त हम बादशाहपुर में हैं और मंगरौला गांव है, भांगरौला गांव है, बार बार मुझसे मां निकल जाएगा, भांगरौला गांव है, ये गुड़गांव, मानेसर, ये सब पूरा का पूरा इलाका है तो बड़ा दिल्ली एनसीआर। लेकिन चूंकि भांगरौला में हम लोग बैठे हैं बादशाहपुर में, तो इसका जिक्र कर रहे हैं। मैं कुछ सवाल करूं उसके पहले जरा सुनिए, विमलेंदु झा हैं जो पर्यावरण से के जानकार हैं, जरा वो कुछ कहना चाह रहे हैं।
शातिर तरीके से जो सरकार ने किया है, सरकार ने कहा है कि पूरी की पूरी जो अरावली है, जो 100 मीटर से कम ऊंचाई की है, उसको पहाड़ में गिनती नहीं होगा, उसको रेंज में गिनती नहीं होगा। इस सिलसिलेवार तरीके से पिछले कुछ दशकों से ऐसे ही अरावली के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, इतना अटैक हुआ है, लगभग 30 से 40% अरावली जो है वो ऑलरेडी ध्वस्त कर दिया गया है। और अब जो नई परिभाषा जो सरकार लेके आई है और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाया है, उसके अनुसार तो लगभग 90% जो पूरी की पूरी अरावली है वो तो अरावली कहलाएगी ही नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि क्या हरियाणा सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उनका ये कहना है कि अगर अरावली पे की जो नई परिभाषा आई है, चूंकि आप मंत्री भी हैं, कंसर्न मिनिस्टर हैं, इसलिए आपसे पूछना जरूरी है कि अगर ये अरावली की नई परिभाषा आई तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड अगर कोई होगा तो वो हरियाणा होगा। नहीं, ये गलत बात है कि हरियाणा को इफेक्टेड बहुत होगा हरियाणा, लेकिन हरियाणा में तो 7 जिले हैं अरावली में। राजस्थान बहुत होगा, गुजरात होगा, राजस्थान तो 80% है लगभग। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में नरवीर सिंह ने फैसला दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है फैसला, और उसकी भी अभी कमेटी बनाई है। यदि कमेटी फैसला करेगी तो उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर देंगे। ये नहीं समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, सरकार ने उस पर अमल किया। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार से भी ऊपर है। यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा और वो जनता के हित में हमें नहीं दिखेगा तो हम रिट पिटीशन कर सकते हैं, आप रिव्यू में जा सकते हैं, डाल सकते हैं। लेकिन अभी कमेटी बनाई, कोई जजमेंट नहीं दिया उन्हें कि भाई कमेटी बना दी, कमेटी जो फैसला करेगी, कमेटी के सामने यदि हमसे कमेटी पूछेगी तब वहां पर व्यूज रखेंगे। नहीं, कमेटी जो गठित हुई उसके रिकमेंडेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया कि जो 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां होंगी उसको अरावली माना जाएगा। अभी एक पहाड़ी दूसरी पहाड़ी के बीच में दोबारा 500 वो मीटर। दूसरी कमेटी बनेगी, वो दोबारा रिव्यू करेगी उसको और उसके बाद वो जमा करेगी, उसके बाद फैसला होगा। और अभी भूपेंद्र यादव जी ने, जो पर्यावरण और फॉरेस्ट मिनिस्टर देश के, उन्हें पूरा लंबा चौड़ा इंटरव्यू आपने देखा होगा दिया है कि इससे आम जनता को नुकसान नहीं होगा। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कल फैसला किया है, शायद आपने पढ़ा होगा, उन्होंने बिल्कुल रोक लगा दी कि ये नहीं दोबारा इसका देखेगी, कमेटी देखेगी। मतलब अभी माइनिंग पे रोक लगी है। हाँ, कि माइनिंग पे रोक लगी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हरियाणा सरकार, अधिकार है हरियाणा सरकार को, क्या रिव्यू पिटीशन में जाने के ऊपर विचार करेगी कि इस पर पुनर्विचार किया जाए? बिल्कुल, यदि कमेटी दोबारा अपनी ऐसी रिपोर्ट देगी जो जनता के हित में नहीं है तो हम रिव्यू में चले जाएंगे। लेकिन अभी फैसला आया नहीं, अभी कमेटी बनी है। और हरियाणा में तो माइनिंग देखो, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, रेवाड़ी, इनमें तो पहले ही बंद है। सिर्फ 3 जिलों में माइनिंग होती है अरावली में, महेंद्रगढ़, दादरी और भिवानी। और वो भी थोड़ा सा इलाका है जहां पहले ही परमिशन दी हुई है, उससे ऊपर कोई परमिशन सरकार नहीं देगी। मैं कह रहा हूं आपसे मंत्री के तौर पर। और यदि कोई ज्यादा ऐसा फैसला है तो उसका रिव्यू में चले जाएंगे। ठीक है। एक और सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है ना। एक है रॉ नरवीर सिंह, दूसरे हैं रॉ इंद्रजीत सिंह। ये दोनों रॉ की बड़ी जबरदस्त, सुना है मोहब्बत है आपस में, खूब मेल जोल है ना। चुपके चुपके मिलते, कॉलेज में पढ़ते थे ना तो नहीं होता था छुप छुप के मिलना। नहीं, मेरे से बहुत बड़े हैं वो, 10 साल बड़े हैं मेरे से, तो हम कॉलेज में साथ नहीं पढ़े ना। कॉलेज में नहीं, मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये आप लोग दोनों की जो मोहब्बत है इस पूरे इलाके में, वो चर्चा का विषय है। 2019 में भी उसकी चर्चा हुई, 2024 में, मतलब चर्चा तो हर दिन होती है, लेकिन 2019 में भी बड़ी चर्चा हुई थी, अब भी है। तो कितनी मोहब्बत जरा आपके मुख से सुन लें। देखो, राजनीति में कोई चीज छुपी हुई नहीं रहती शशि जी। मैं जनता के बीच में, आपके माध्यम से लाखों आदमी इसको देखेंगे, सुनेंगे। मैं एक बात कहता हूं, मैं जब भारतीय जनता पार्टी में रहा, हम एक ही दल में अभी रहे हैं, मैंने राव इंद्रजीत की खिलाफत कभी नहीं करी। जो भी हो सका मदद हुई। और मैं कहता हूं कि यदि मैं खिलाफत करता तो राव इंद्रजीत 1,21,000 वोट से बादशाहपुर से नहीं जीतता। इतनी तो मेरी भी वोट होंगी कुछ तो, अब मानो। ये सारी जनता बैठी, एक भी आदमी कहते कि नरवीर सिंह ने खिलाफत की। हाँ, मैं उतना टाइम नहीं दे पाया, उसकी वजह बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 146 क्लस्टर बनाए, 3-3, 4-4 लोकसभाओं, कहीं 2 का भी।
मुझे 3 लोकसभा की जिम्मेवारी दी, रोहतक, हिसार और सिरसा की। तो मैं पार्टी की तरफ से वहां चुनाव में रहा। जहां जहां राव इंद्रजीत ने मेरे को टेलीफोन किया, एक बार, वो 5 साल में एक ही बार टेलीफोन करते हैं कि मेरे नॉमिनेशन पे आना है, मैं आके बैठ गया। अगला बोलने की भी नहीं कहता, तू भाषण दे दे। मैं जैसे ही उसने भाषण दिया, खत्म हुए, मैं अपने चला गया सिरसा को। तो मेरे को वहां, जब हमारे एक बड़े संगठन के आदमी थे, उस दिन हम हिसार में थे, तो हमारा 3 दिन का प्रोग्राम चल रहा था हिसार का। तो मैंने कहा साहब मैं कल नहीं मिलूंगा। बोला क्यों? मैंने कहा राव इंद्रजीत का टेलीफोन आया है और कल उसने नॉमिनेशन भरना, मुझे बुलाया, आप बोलना जाओ आप। तो बोले आपकी, मैंने कहा जी एक ही दिन टेलीफोन आता 5 साल में, जब नॉमिनेशन भरता है, वरना हमारी बातचीत है नहीं। राज मैं खुले तौर पे कहता हूँ, लेकिन जब जब हमें जरूरत पड़ी उन्होंने कभी मदद नहीं करी। तो आपने अपने नॉमिनेशन में उनको फोन नहीं ना, किया? मैं सब, मेरी व्यक्तिगत बातचीत नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं थी, मुझे राव इंद्रजीत की जरूरत नहीं। नरवीर सिंह के अपने नाम की वोट है, और मैं तो ये मानता हूं कि जो लोग चुनाव हार जाते हैं और वो दूसरे को ऊपर आरोप लगाए कि इसने मेरी मदद नहीं करी, वो चुनाव ही क्यों लड़ रहा है भाई? मैं ये आरोप कभी लगाता नहीं कि इसने हरा दिया। हारा तो मैं अपनी मर्जी से, मेरी ताकत नहीं थी, और जीता तो मेरी ताकत थी, मैं जीत गया। जनता दूसरे विरोधी प्रत्याशियों पे या अपने पार्टी के प्रत्याशियों पे क्यों कहो? हाँ, ये कहते खिलाफत करी करो, जीतना हारना तो मेरे ऊपर है ना। मेरी जनता ठीक है तो मैं ठीक हूं, इसलिए मैं राव इंद्रजीत से मदद मांगता नहीं, और मैं मांगू तो वो करेगा भी नहीं, इसलिए मैं अपना आप भी छोटा क्यों बनूं? और मुझे पता मैं जीत रहा हूं, उसके बिना भी जीत रहा हूं, तो मैं क्यों पार्टी में भी छोटा बनूं? लेकिन उनको अपने चुनाव में आपकी जरूरत हाँ, पड़ती है। मेरे को बुलाते हो, नॉमिनेशन बुलाते हो, बाकी कभी टेलीफोन आए तक मेरी मदद कर, तो मैं कभी ईमानदारी से, मैं आपके सामने मैं खिलाफत करता तो मैं कह देता मैं कर रहा हूँ। तो 5 साल में सिर्फ एक बार ही बात होती एक है, बार टेलीफोन, नॉमिनेशन से एक दिन पहले, 1-2 दिन पहले। हाँ, 1-2 दिन अब का तो पहले। 1 दिन पहले आया था अच्छा, 1 दिन पहले आए। हाँ। उसके बाद फिर आए चुनाव में आप, ना। या उधर ही 3 जगह व्यस्त रहे? ना, मैं 1-2 बार जनसभा करके गया, यहाँ 5-7 जगह कर गया, सेक्टरों में कर गया, हो और जगह सकता कर है गया। उनको भी आपकी जरूरत नहीं होगी। ना, अब का तो थी, अब का तो नीठ बनाया ना। मैं खिलाफत करता तो एमपी ना बनता अब का। अच्छा, इस हाँ, बार थी जरूरत हाँ आपकी। जरूरत थी, लेकिन पार्टी का सवाल था, हमने सरकार बनानी थी, और मैंने मदद करी दिल से, ऐसी बात नहीं। वैसे मिलना जुलना नहीं होता है। ये जो मानेसर नगर निगम का जो चुनाव हुआ, उसमें भी आप लोग दोनों की मोहब्बत की खूब कहानियां हुई। हाँ, आप सुनो, पार्टी ने टिकट दे दिया सुंदरलाल यादव को, बैठा भी होगा कहीं कहीं, ये बैठा, सब मैंने थोड़ा ना दिया टिकट, मैं तो एक देवेंद्र यादव बैठा हुआ यहाँ, को पीछे खड़ा है, मैं इसको दुआना चाहता था टिकट, लेकिन पार्टी ने फैसला किया कि सुंदरलाल यादव ये बैठा है पीछे, और मेरे साथ इससे आप समझ जाओगे, मैंने दिल से इसकी मदद करी, लेकिन उन्हें नहीं करी, और पार्टी को इस बात का पता भी है। तो जब पार्टी, वहां तक लड़ाई लड़ो जहां तक आप पार्टी में लड़ सकते हो, जब टिकट मिल गई तो फिर पार्टी का फैसला, उसका साथ दो। तो मैंने सुंदरलाल का अपने चुनाव से भी ज्यादा इसके लिए मदद करी, और मुझे घमंड भी है कि मेरे बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव से सुंदरलाल जीत के गया है। इसमें पटौदी के भी इतने गांव पड़ते हैं, और वोट पटौदी की ज्यादा इस नगर निगम में, वहां से हार गया भाई। तो किसने हराया पार्टी को? किसने हराया? मैंने तो नहीं हराया, मैं तो देवेंद्र की टिकट मांग रहा था, पार्टी ने सुंदरलाल को टिकट दी, और सुंदरलाल की मैंने जी जान से मदद करी जितनी मेरे से बन पाती थी, अपने विधानसभा जिता के भेजा। और मैं, लोग ना चाहते तो यहाँ पे हार जाते, मैं क्या करता, लेकिन मैंने दिल से कोशिश करी मदद करने की, हाथ जोड़ के इस गांव में अपना शुक्रिया आज करने आया हूं मैं, और वोट मांगने में इसके बीच में आया था, ये गांव बैठा है सारा। तो मैं, पार्टी जो एक बार फैसला कर देती, हाँ पार्टी में अपनी बात रखो, मैं इसको चाह रहा हूँ, मैं इसको चाह रहा हूँ, लेकिन जो फैसला कर दिया पार्टी ने वो सिर माथे पे, उसकी फिर उस पर वो नहीं करता। ऐसे राव इंद्रजीत पार्टी को टिकट देती है। मैं 14 में बीजेपी में शामिल हुआ था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन एंड टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने हाँ भर ली, आ जाओ चुनाव और लड़ लिया, ठीक है लड़ो कोई बात नहीं, हमें विधानसभा की दे दी, मैं विधानसभा में बन गया। 19 में काट दी, हम घर बैठ गए, 24 में टिकट दे दिया, हम फिर बन गए। तो पार्टी जो फैसला करती है उस बाद नहीं था, पहले हम खूब लड़ाई लड़ो, ये हमारा हक भी है राजनीति में, अपने अपने आदमी सब एडजस्ट करते हैं, हमने भी लड़ाई लड़ते हैं, कई बार मौके पे हो जाती बात कि नहीं यो ठीक नहीं, यो ठीक नहीं, लेकिन जो पार्टी फैसला कर देती फिर उस पर हम अमल करते हैं। मतलब राव इंद्रजीत सिंह वर्सेस राव नरवीर सिंह का अकेला झगड़ा राव नरवीर इतना सिंह, है। ऐसे बहुत लोग हैं, अकेला मैं नहीं हूं। हाँ, बहुत लोग विरोध में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, और बहुत लोग पक्ष में भी हैं उनके।
मतलब कोई 12 छोटे- पार्षदों वो को छो- आपको नेपाल तक भेजना पड़ा। अरे राव इंद्रजीत भी कोई छोटा आदमी नहीं है। हम मेरे से 10 साल बड़ा है, मेरे से राजनीतिक ताकत बड़ी है, मेरे से बड़े घर का, मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा, मेरे से ज्यादा पैसे वाला है, मेरे से ज्यादा पद ले रहा, देश का मंत्री है। मैं उस समाज के तौर पे कह रहा हूं, लेकिन हम छोटे हैं तो छोटा भी तो प्यार चाहता है। अरे गुलाम नहीं रहेगा नरवीर सिंह, ना मेरी प्रवृत्ति है। आप प्यार दोगे, आप इज्जत पाओगे, कितनी इज्जत ले लो। मैं तो रेवाड़ी, हमारे यादव समाज की मीटिंग हुई आज से 7 साल पहले, मैं तो वहाँ स्टेज के ऊपर कह के आया था, राव इंद्रजीत को तुमने बुलाना चाहिए था, सबसे पहले माला मैं पहनाता यहाँ, मुझे क्या दिक्कत है, मेरे से बड़ा है ये। तुम पार्टीबाजी कप्तान अजय को बुलाओ, चाहे वो कांग्रेस का है, यादवेंद्र उसके भाई को बुलाओ, जगदीश यादव को बुलाओ, और जितने अहिरवाल के एमएलए हैं सबको बुलाओ यहाँ यादव समाज में। मैं सम्मान करूंगा सबका, मैं आज मंत्री हूँ, मेरा फर्ज बनता है। राव इंद्रजीत आएगा, सबसे पहले माला मैं डाल दूंगा। राजनीतिक लड़ाई अलग है, लेकिन समाज में वो बड़ा है तो उसको इज्जत हम देना हमारा हक है। लेकिन जब आप किसी को दबाते जाओगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। एक और स्टेटमेंट है आपका जिसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है ना, दौलताबाद गांव को लेकर के आपने कुछ कह दिया। आपकी आवाज आपको सुनाओ, जरा सुनिए। तो इतनी तो वोट दे दो जो हिस्सा सिर का काम करे। और मैं जब भी मान लेता मेरी 400 में तसल्ली कर लेता। अरे मैं हीक था, वो जाट थी, जो फर्क था ना। लेकिन 1200 दे दी वर्धन थे, वो तो हीर था, मेरे को दी 400। जने एक भी काम ना किया गांव जाने ना, मैं तो 1200 दे दी। तो मैं नाराज हूं ना हूं बताओ तो। पंचायती फैसला था, बिरादरी पे ही मर जाता, मैंने कोई दुख ना। अरे तो मैं हीर थे 1200 दे दी, मेरे थे 400। मतलब राव नरवीर सिंह दिल के भोले हैं, जो दिल में मुंह पे आ ही जाता है और साहब, ये कंट्रोवर्सी तो- हो जाती है। ये जहाँ मैंने बोली ना, वो जाट गांव है, और सरपंच भी यहीं बैठा होगा, ये धर्मपाल रहा गया, अभी पहले भी सरपंच था, अब भी सरपंच है। एक दौलताबाद गांव है यहाँ, हमारे बड़ा गांव है। जब मैंने 14 में चुनाव लड़ा तो वहाँ वोट थी कोई 48-4900। मैं चुनाव लड़ा तो एक बस कर्ण सिंह लंबड़दार होता था, उसका परिवार मेरे साथ रहा, और 300 का आसपास मुश्किल से वोट आई, 300 भी नहीं आई, कम आई होगी शायद। मैं 10 साल के बाद चुनाव लड़ा और मैंने 15 करोड़ रुपए उस गांव में खर्च करे। उसके बाद 19 से 24 तक राकेश दौलताबाद भाई, जिसका स्वर्गवास हो गया, वो वहां से एमएलए बना, और 5 साल में 15 लाख रुपए नहीं लगाए। मैं चुनाव लड़ा, मैं गांव में गया, उससे पहले तक तो सब ठीक, और जब गांव में गया सब वोट आई मेरी 400 भी शायद ना आई हो, मैं गलत नहीं कह रहा। पहले आई 164 वोट 14 में, और फिर 400-500 वोट आई। उसमें 2 कॉलोनी भी लगी, जो हाई राइज बिल्डिंग होती तो उनकी भी पड़ी होगी। तो मैंने गांव में कहा पातली में, भाई जाटो एक बात बताओ, एक बिरादरी से कोई सरपंच नहीं बनेगा, और भाई तुम बिना जात के वोट देते नहीं। मैं दौलताबाद में गांव गया तो कहने लगे 14 में भाई हमारे गांव का खड़ा है। कोई बात ना भाई, गांव का खड़ा है। 19 में वो बन गया, अब कनू बोलो खड़ी है, अब का गया तो मैं बोला अगली बार इसका छोरा तैयार हो जाएगा 25 साल को, तो वो खड़ा पाओगे, मैं बाबा जी थोड़ी ना हूं। अरे मैं भी तो वोट लेने के लिए आया हूं भाई, इतना तो दो जो हिस्से सत्ती का काम करा। मैंने 15 करोड़ रुपए थारे गांव में लगाए, और गांव वाले हैं ना जितने ये बड़े आदमी हैं, बुजुर्ग चौधरी, नु कहेंगे राव मोहर सिंह बहुत अच्छा था, राव महावीर बहुत कामल आदमी था, मगर मैं ही निकम्मा हूं बस, वोट ना दो वैसे कामल था। अरे मैं कोई बाबा जी ना हूं, वोट चाहिए, पैसा लोगे तो वोट भी दो यार, काम करवा रहे हो तो। तुम तो नुका तो खड़ा है, खड़ी है, पड़ा है, पड़ी है, कोई बात हुई? ऐसे नहीं चले काम भाई। तो मैं तो गांव में कहता हूं, और अगली बार एक अजूबा ही करूंगा चुनाव लड़ा तो, हाँ फिर आप देखोगे कि हिंदुस्तान में ऐसा कैंडिडेट भी ना है। बस ये ठीक रहो, बाकी मैं देख लूंगा। मतलब कुछ कहते कहते आप रुक गए क्या? अभी ठीक ना है। अच्छा, अभी कहना ठीक नहीं है, मौसम? हाँ अभी मौसम थोड़ा ठंडा सा है। भाई मौसम ठंडा है तो गर्म होने का इंतजार हाँ करो। बिल्कुल, देखियो आप। तो अगले चुनाव में वो गर्मी दिखेगी? हाँ दिखेगी, जबरदस्त। बस ये ठीक रहो, मुझे ठीक रहेगी। अच्छा, हाँ मतलब इस बार जो 15 लाख पहले लगाया था, इस बार 15 रुपया भी नहीं लगाएंगे? ना ना ऐसी बात है, वो करेंगे। मैं जाट बिरादरी गांव में सब में हार के निकला, सब में एक दो का बाई चांस जीत गया, पक्षपात नहीं किया, सब ईमानदारी से। सारे सरपंच, मैं आज भी कह रहा हूँ, अब तो बहुत सा नगर निगम आ गया, मैंने कहीं पक्षपात नहीं किया। इसीलिए लोग, वो ठीक है चुनाव के समय में बिरादरीवाद आ जाता है लोगों में,
नरवीर सिंह ने सबके हाथ खड़े करवाए 19 में, कोई किसी गांव, सब गांव के लोग थे। और आज भी कह रहा हूं कि दौलताबाद को मैं काम में पीछे नहीं रहने दूंगा, बहुत काम करवाऊंगा। अरे मैं सरकार में बना दिया, बन गया, नहीं दी। और ये तो साहब कुत्ते का हाड़ है, इसको चूसते जाओ, अपना ही खून निकल जाए। राजनीति में आदमी इच्छाओं पे मरता रहता है कि अब के ना तो आगे देंगे, आगे ना तो आगे देंगे। हाँ, लेकिन अगली बार इनका भरोसा ना हुए ना, हाँ तो फिर मैं इनसे बात करूंगा। हाँ, अभी तो मैं काम करूंगा पूरा। ये आदमी को शिकायत नहीं मिलेगी नरवीर सिंह ने विकास के काम बिरादरी की वजह से ना की। अपने अहिर कम्युनिटी से भी ज्यादा इनके काम करूंगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो ये मोहब्बत है या धमकी है? नहीं, मोहब्बत है। राजनीति में जब मैं बन गया, मैं सबको भी कहते हैं पार्षद बने भाई, जिसे ना वोट दी कोई बात नहीं, आगे देंगे यार, फिर ले लियो, ये कोई बात नहीं। लेकिन मेरा अधिकार है कहने का कि भाई मैंने इतना काम किया यार, तुम मुझे क्यों नहीं वोट दे रहे भाई। मैंने इसे भी कहा मैं जाट तो बन नहीं सकता भाई, जन्म तो परमात्मा ने दिया, तुम कोई गंगा जेल ले आओ, मेरे छींटे मार दो कि मैं जाट बन जाऊं, और तो कोई तरीका नहीं अब जाट बनने का, मैं तो रहूंगा तो अहिरी। तो काम के ऊपर भी तो वोट दो कुछ, ये कोई गलत कही मैंने? ठीक है, एक और सज्जन है सन्नी यादव, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आज के दिन उनसे सबसे बड़ा सवाल तो भ्रष्टाचार को लेकर है। जिन अब्दालियों का वो जिक्र करते थे, आज उन अब्दालियों का क्या स्थान है? आज भी वो गुड़गांव में उसी तरीके से लूट मचा रहे हैं। जवाब दे दीजिए। ये ठीक है कि उतने अधिकारी मैं नहीं बदल पाया जितने बदलवाने चाहिए, लेकिन बहुत से चले गए यहाँ से। और साहब अब अफसर तो ये वही रहेंगे, लेकिन इनकी नीयत भी बदलती है और इनके काम करने का रूप भी बदलता है। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। लेकिन मैं एक दिन में चाहूँ कि ये राजतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। आदमी अकेला, मैं एमएलए इस गुड़गांव जिले में, 3 एमएलए और भी हैं, कोई भाई और सिफारिश कर देता है, फिर बड़ी पार्टी है कोई और से भी कहीं सिफारिश करा लेता, लेकिन फिर भी पहले से ज़्यादा बंधन है। मैं आज भी कहता हूँ आज उतना करप्शन नहीं है, मैं ये तो नहीं कहता ख़त्म हो गया, लेकिन 2019 से 24 तक में बहुत फ़र्क है। और साहब मैं जनता में आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं 14 से 19 तक मैंने एक ब्लैक बोर्ड लगा रखा था, उस पर लिख रखा था कि कोई अधिकारी आपसे रिश्वत मांगता है तो मेरे से लेकर दिया, मैं पैसे अपना वापस मंगा लूँगा, आपका काम हो जाएगा। एक भी आदमी नहीं आया, मैं आपसे कह रहा हूँ आज आपके टीवी पे, अब भी मैं कह रहा हूँ सारे आपके सामने, कोई अधिकारी पैसे, क्यों ये लोग कहते हैं कि साहब पैसे ना दूंगा ना और आप सिफारिश करोगे तो होगा नहीं बिना पैसे का। पैसे दिया भाई, तू मेरे को बता दियो, तेरे पर ना मेरे से ले जा। मैं आपसे भी सामने कह रहा हूँ, जनता गुड़गांव में कोई पैसे मांगता हो रिश्वत दे के मेरे से लेकर दिया हो, मैं बता दो, मैं उसको देखा, बाकी मेरा काम है, तुम्हारा तो काम हो जाएगा ना। इनको जी पैसे ना दे तो काम ना होगा, अरे पैसे दे के करवा लो भाई, और इससे बढ़िया एमएलए ने क्या मिलेगा भाई। लेकिन हमारी जनता में कमी, ये 50,000 रुपये रिश्वत दे के आते हैं तो गलत काम का दे के आते हैं, उनसे 5 लाख का कम से कम इनको भी फायदा होता है। इसलिए गुड़गांव की जनता पैसे ढीली करने में 1 मिनट लगावे। साहब हम यहाँ माड़ा गांव में हम चंदा मांगण आवे, हमने 20-20, 30-30 लाख रुपए दे दिए। मैं परेने चुनाव में गया, लोकसभा के चुनाव में बहुत गांव घूमा, 3 जिले, 3 लोकसभा थी, वहाँ माड़ा भी ऐसी घाल है वो जो हमारे मेवात में हो ना, वैसी वो जब वो कपड़े उस कागज में हो जाए वे माड़ा घाल ले। तो मैं उन तक कहने लगा, थारे माड़ा, बोले यार हमारा तो भूखा नंगा है, सूखा सा इलाका है, जबकि हमसे खाता पीता इलाका है जमींदारी के हिसाब से। तो हमारे तो लोग साहब ये इतनी मदद कर दे हैं गांव में, कोई गांव ऐसा ना है जब मेरी तो मौज कर दे। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, पूरा छिट का पैसा दे, खूब लगाओ। एक बिल्डरों की मनमानी को भी लेकर के इस इलाके में कई लोगों ने बात की, आप सरकार में हैं, है इस बात का इल्म आपको? सरकार देखो मनमानी बहुत रही, और ये कांग्रेस टाइम में लाइसेंस दिए गए, और मैं कह सकता हूँ 80% से ज़्यादा लोग जेल काट के आए हैं बिल्डर, 20% बचे। फिर रेरा का हमने गठन किया जो हिंदुस्तान में पहले नहीं था, एजेंसियां बनी हैं, काम सुचारू रूप से चलता है। लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइसेंस दे दिए गए थे, बहुत से लोग जेल में पड़े हैं, कुछ लोग अपना पैसा ट्रांसफ़र करके विदेशों में भाग गए। तो एनसीएलटी में केस चल रहा है, जब तक एनसीएलटी केस का फैसला नहीं करेगी हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सरकारी तौर पर अभी इतनी दिक्कत नहीं है,
बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ कानूनी प्रक्रिया में चल रहा तो उसका समय लगेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल। बादशाहपुर, आप तो चलिए मंत्री हैं, लेकिन मंत्री इसलिए कि बादशाहपुर से आप एमएलए हैं, विधायक हैं। अगले 5 साल, 1.5 साल तो गुजर ही गए अब। नहीं 1.5 साल नहीं, 14 लगभग। महीने गुजरे। हाँ मतलब ठीक है, ना 14 18 और 14 में 4 महीने फिर साहब 1 मिनट की सांस ना आवा आदमी ने। हाँ अगले चुनाव के पहले बादशाहपुर आपके भी मन में होगा कि हाँ ये 5 ऐसे काम जो आपको लगता है कि आप करना चाहते हैं और अगले चुनाव के पहले कर देंगे। मैं चुनाव में जो बात कहा करता हूँ वो आज भी कहता हूँ। कोई नया नरवीर सिंह का एजेंडा नहीं, पार्टी की भी सोच है कि गुड़गांव हमारा आर्थिक रूप से मजबूत है, हरियाणा के खजाने में सबसे ज़्यादा पैसा देता है। तकरीबन 56 से 62% तक रिवेन्यू अकेले गुड़गांव जिले से जाता है। और 2014 से पहले सरकार हम ही बनाते थे, जिस दल की भी सरकार बनी हो उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी साहिरवाल के लोगों को होती थी। लेकिन लोग छोटे छोटे कामों के लिए एमएलए के चक्कर काटते थे। क्या हत्ता हमारी की एक ट्रांसफ़र करवा लिया, फलां वो करवा लिया। लेकिन 14 के बाद जब से भाजपा की सरकार आई, अहिरवाल में सबसे ज़्यादा नौकरी मिली है, सबसे ज़्यादा। आप रेवाड़ी गुड़गांव में तो नौकरी कम मांगते हैं, लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा अहिरवाल में, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के लोगों को आप रिकॉर्ड उठा लो, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा लायक लड़के तो हमारे पहले भी थे काबिल तो, लेकिन क्योंकि हम जब पैसा पर्ची चलती थी, खर्ची पर्ची, तो हमारी ना खर्ची होती ना पर्ची कोई लेने वाला होता था। लेकिन योग्यता के आधार पर भाजपा ने जब से फैसला किया, सबसे ज़्यादा रिजल्ट अच्छा हमारे यहाँ नौकरियों का आता है। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि जो हमने भाजपा ने कोशिश करी, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, मेडिकल कॉलेज जब तैयार हो गया, अभी भर्ती शुरू हो जाएगी। मेडिकल खेड़ की माजरा बादशाहपुर में है, एलिवेटेड हमने बादशाहपुर का बनाया, द्वारका एक्सप्रेसवे हमने बनाया। अब मैंने कहा था कि 4 हॉस्पिटल बनने इन 5 सालों में, 4 बनाने शुरू भी करते हैं, कुछ बन भी जाएंगे। 4 सब्जी मंडी बननी है। सरकारी स्कूलों की संख्या बहुत कम होगी। मेरा जन्म है फाजिलपुर गांव का, बहरामपुर 2 घरों का गांव है। मैं स्कूल में उसमें पढ़ा हूँ कुछ दिन। अब मैं गया तो उसमें गांव का बच्चा नहीं है एक भी, सब लेबर क्लास के जो लोग रहते ना सब। ये हमारे गुड़गांव में स्टेटस सिंबल बन गया 2 चीज़ों का। पहले हमारे यहाँ 4 गोत बचाया करते शादी ब्याह में, अब 3 बचाते। अब नानी कानी कर दी, दादी अपना और माँ का 3 बचाते। एक चौथा गोत हो गया कि लड़का या लड़की कौन से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है या पढ़ रही है। यदि मैं यूं कह दूं अपनी बेटी का रिश्ता लेके कहीं जाऊं या कोई आदमी जाए कि सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, उससे चाय भी ना पूछें। हमारा ऐसा इलाका हो गया है। हाँ, यदि मैंने को श्री राम में पढ़ रही है, हेरिटेज में पढ़ रही है, या फला उसमें कौन सा कॉलेज जो है स्कूल शिवनाथर में, तो बैठाओगे चाय पियेंगे, फिर गोत गात की बाद में पूछते हैं। एक ऐसे ये मेडिकल हब बन गया। मैं अपनी कहावत एक सुनाता हूँ। मेरी माँ बीमार होगी, 2015 में बीमार हो गई, 85 साल की उम्र थी, कभी बीमार नहीं हुई। तो मेरे पड़ोस में घर के आरवी हॉस्पिटल सिविल लाइन में है, तो माँ उनको जानती थी। एक आरवी में विक्रम और रेणु डॉक्टर दोनों हैं, वो आते माता जी के पास बैठ जाते, गोली गाली दे आते। तो बीमार हुई तो बोली मैं रेणु के, माँ रेणु के चल जा, हॉस्पिटल में भर्ती कर दी। तो 10-15 दिन रही तो लोग कहने लगे यार माँ बीमार है। मैंने कहा कहाँ है? मैंने कहा इसमें आरवी में। तो घृणा सी तो देखते जैसे यार मंत्री की माँ आरवी में है। फिर वो छोटा भाई उसने मिंटू हमारा कमलवीर उसको ले गया एम्स में, एम्स में बना। फिर वो मैं लाया वहाँ से। तो फिर मैंने कहा यार अब मैं ले जाऊँगा तो लोग साढ़े नू कह गए ना माँ के ऊपर पैसा खर्च नहीं करा। तो मैं देखता डॉक्टर विक्रम ही था, लेकिन मैंने मेडिसिटी में 22 दिन रखी कि लोगों को ये ना ले माँ बेहोश होगी। तो जाता विक्रम और रेणु ही थे देखने के लिए, पैसा उनको दिया। और मैंने उनको ये नहीं बताया नरवीर में इनके खिलाफ थे इन बड़े हॉस्पिटल वालों को। मैंने ये नहीं कहा, ना मैं कभी सरकारी गाड़ी में गया मिलने के लिए, माँ से रोज जाता था, लेकिन ना मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ बीमार है, मेरे तो पैसा भी माफ़ कर देते कि दुनिया भर की चोरी करते मैं मंत्री कर, लेकिन ना 22 लाख रुपए दिए मैंने और माँ 22 दिन वहाँ रखी। तो एक स्टेटस सिंबल बन गया कि यार इतने बड़े आदमी की है, माँ तो रखना पड़ेगा। समाज से डरते हुए भी हमें कई बार काम करना पड़ता है। तो मेरी ये सोच है कि सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल जरूर बनने चाहिए और इनकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आम आदमी शर्म महसूस ना करे अपने बच्चों को पढ़ाते टाइम। हो जाएगा ये 4-5 साल में? मैं कोशिश करूंगा कि मेरे इलाके में सब सरकारी स्कूलों के टॉयलेट ठीक हों, लड़कियों को कोई दिक्कत ना आए, ब्लैक बोर्ड अच्छे हों, कुर्सियाँ अच्छी हों, कंप्यूटर लगें
और मैं सब स्कूल में आपके माध्यम से सारे इलाके कर अपने को जहाँ भी जरूरत है, मेरा एक अपनी टीम बैठा रखी है, रिक्वायरमेंट आप दो, मेरे पास पैसे कोई कम नहीं, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ, CSR फंड है, दुनिया भर की इंडस्ट्री है गुड़गांव में, उनने कंपलसरी है CSR फंड खर्च करना, तो मेरे पास कोई काम के लिए आता है, मैं उनसे 2 नंबर की वजह कहता हूँ भाई मेरे को 10% दो, जितना तुम काम लेके जा रहे हो, अपना CSR फंड मेरे नाम पे 10% खर्च करो, तुमने 100 रुपये खर्च करना है, 10 रुपये मेरे नाम पे खर्च करोगे मेरे हल्के में, तो क्या दिक्कत है, मेरे सारे स्कूल ठीक हो जाएंगे। तो मैं व्यवस्था बदलने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो परमात्मा है, क्या करेगा, इंसान की कोई औकात नहीं होती, समय होता बलवान। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, नमस्कार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।